आज हम लोग समास के बारे में पढ़ते हैं कि समास क्या है और समास की क्या विशेषता है तथा समास कितने प्रकार के होते हैं। तो देखते हैं कि समास होता क्या है। समास ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट विषय है, हमारा महत्वपूर्ण विषय है। ये सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछा जाता है, इसलिए इसको विस्तार में पढ़ेंगे और जानेंगे कि क्या है और कितने प्रकार का होता है तथा इसकी क्या विशेषताएं। समास देखिए, दो या दो से अधिक शब्दों का योग होता है। क्या होता है ये? दो या दो से अधिक शब्दों का योग, अधिक शब्दों का योग यानी दो या दो से अधिक शब्दों के मिलने पर सामासिक शब्द बनते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों का योग होता है, इन योग को सामासिक शब्द कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? सामासिक शब्द, सामासिक शब्द कहलाते हैं। तो देखिए, समास जो है वो अस में सम उपसर्ग जोड़कर बना हुआ है। सम प्लस अस, समास। सम उपसर्ग है। उपसर्ग क्या होता है? जब किसी सार्थक शब्द के आगे कोई शब्दांश जोड़कर नया शब्द बनाया जाता है तो वो उपसर्ग होता है। तो इस तरह से सम उपसर्ग है और अस जो है वो धातु है। धातु, अब सोचेंगे आप कि धातु क्या होता है, तो धातु क्रियापद को कहते हैं। यानी कि जो क्रिया वाले शब्द होते हैं, जब हम लोग संस्कृत में रूप पढ़ते हैं तो उसमें शब्द रूप और धातु रूप दो तरह से पढ़ते हैं। शब्द रूप संज्ञा होता है और धातु रूप क्रियापद जितने होते हैं उनको कहते हैं। पद का अर्थ शब्द होता है और शब्द और पद में थोड़ा सा अंतर है। शब्द वर्णों के योग को शब्द कहते हैं। पद जो है, जब उन शब्दों को हम प्रयोग कर देते हैं किसी वाक्य में तो वहाँ पर वो पद कहलाता है। तो सम का अर्थ होता है भली प्रकार और अस का अर्थ होता है फेंकना। इसका अर्थ होता है भली प्रकार और अस का अर्थ होता है फेंकना। तो ये हो गया हमारा समास होता क्या है। दो शब्दों का योग कैसे होगा? कहने का मतलब, जब दो शब्दों को जोड़कर हम उसका संक्षिप्त रूप में कर देते हैं तो वो समास कहलाता है। देखिए, जैसे हम एक शब्द लेते हैं ज्ञान गंगा, ज्ञान की गंगा। अब ये शब्द है, इसको जब हम सामासिक रूप में परिवर्तित करते हैं तो ये बन जाता है हमारा ज्ञान गंगा। तो इस तरह से जो है ज्ञान की गंगा, अब यहाँ से की हट गया, ज्ञान गंगा हो गया, तो ये सामासिक पद हो गया, सामासिक शब्द हो गया। सामासिक शब्द इसी तरह जो शब्द होते हैं, यानी कि विस्तार के शब्दों को जब संक्षिप्त रूप में लिख देते हैं तो वो सामासिक पद कहलाते हैं। अब इसकी क्या विशेषताएं होती हैं? समास की विशेषताएं क्या क्या होती हैं? देखिए, विशेषताएं क्या होती हैं इसको हम देखते हैं। तो समास की विशेषता होती है कि ये दो पदों का योग होता है, यानी दो शब्द मिले होते हैं, अधिक पद मिलकर एक हो जाते हैं। क्या होता है? दो शब्दों का योग, दो शब्दों का योग होता है, दो शब्दों का योग। और क्या होता है? दूसरी विशेषता है कि अधिक पद मिलकर एक हो जाते हैं। अधिक पद मिलकर एक होते हैं, हो जाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि अधिक पद मिलकर एक हो जाते हैं और दो शब्दों का योग होता है। अब थोड़ा सा हम एक नज़र में देखते हैं कि संधि और समास में क्या अंतर है। संधि
भी दो शब्दों का योग होता है, लेकिन उसमें जुड़ता क्या है। और समास भी दो शब्दों का योग होता है, तो इसको देखते हैं। तो उसमें शब्द नहीं बल्कि वर्ण होते हैं। संधि और समास में क्या अंतर है, अब थोड़ा सा इसे समझने का प्रयास करेंगे कि संधि और समास किस तरह से अलग है। जब ये हमें समझ में आ जाएगा कि संधि और समास में क्या अंतर है, तो हमें संधि और समास पढ़ना बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। क्या अंतर है? पहला अंतर ये होता है कि संधि जो है वो वर्णों का योग है, वर्णों का योग है। और समास जो है वो, समास क्या है? ये पदों का योग है, यानी कि इसमें पद जुड़ते हैं और संधि में शब्द वर्ण जुड़ते हैं। तो संधि जो है वर्णों का योग है और समास जो है वो पदों का योग है। संधि में क्या होता है? वर्णों में विकार आता है, वर्णों में विकार आता है। और समास में क्या है? वर्णों में विकार नहीं बल्कि इसमें क्या होता है? पद मिलकर एक हो जाते हैं, पद मिलकर एक हो जाते हैं। तो इस तरह से दो अंतर हुआ। तीसरा अंतर देखिए, संधि को जब हम अलग करते हैं तो उसे कहते हैं संधि विच्छेद। संधि में तोड़ने को कहते हैं संधि विच्छेद। और जब समास में पदों को अलग करते हैं तो उसे कहते हैं समास विग्रह। उसे क्या कहते हैं? समास विग्रह। जैसे उदाहरण से देखते हैं, संधि में मान लीजिए हमने लिया विद्यालय, विद्यालय, और विग्रह कर दिया तो ये क्या हो गया? विद्या प्लस आलय, विद्या प्लस आलय। तो ये हो गया हमारा संधि विच्छेद। और समास विग्रह कैसे हुआ? जैसे है सुख सागर, ये सामासिक शब्द एक है, सुख सागर। और इसको जब हम अलग करते हैं समास विग्रह तो क्या ये हो जाता है? सुख का सागर। तो इस तरह से ये समास विग्रह कहलाएगा और संधि जो है वो अलग करने को विच्छेद कहलाता है। अब हम देखते हैं कि समास कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं, उन्हें हमें पहचानने की क्या ट्रिक हो सकती है, क्या तरीका है। अब इसको हम लोग देखते हैं कि समास के प्रकार, समास कितने प्रकार का होता है और कैसे हम उसे पहचानेंगे, क्या होता है। तो देखिए, समास होता है 6 प्रकार का। समास के प्रकार हैं 6। पहला है अव्ययी भाव समास। पहला है अव्ययी भाव समास। अब बताइए कि अव्ययी भाव समास क्या होते हैं। अव्ययी भाव समास जो है वो वे समास होते हैं जिसमें जो है वो पहला पद अव्यय होगा और दूसरा पद संज्ञा होगा। क्या होगा? मुख्य पहचान इसकी क्या है? पहला पद जो है वो होगा अव्यय, पहला पद अव्यय और दूसरा पद जो है वो संज्ञा। ये इसकी मुख्य पहचान है। अब हम जानते हैं कि पहला पद और दूसरा पद का मतलब क्या है। देखिए, पहला पद और दूसरा पद, जैसे हमने लिखा प्रतिदिन, ये शब्द यहाँ पे लिखा हमने प्रतिदिन। तो प्रतिदिन क्या है? ये है हमारा पहला पद और ये है हमारा दूसरा पद। ये है प्रथम पद और ये है दूसरा पद। देखिए,
इसको प्रथम पद को कहीं कहीं लिखा होगा पूर्व पद, पूर्व यानी कि पहला, और इसको लिखा होगा उत्तर पद, कहीं कहीं ऐसा भी लिखा रहता है। तो जो दो शब्द हमारे जुड़े हैं उसमें जो पहला शब्द होगा वो पूर्व पद या प्रथम पद या पहला पद कहलाएगा, और जो दूसरा होगा वो उत्तर पद या दूसरा पद कहलाएगा। अब इस तरह से हम देखते हैं। अब समझिए कि अव्यय क्या होता है, कि पहला पद अव्यय होगा। अब अव्यय क्या होता है? अव्यय जो है ऐसे शब्द होते हैं जिनमें लिंग, वचन और काल के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है। अव्यय क्या है? ऐसे शब्द हैं, अव्यय जो है वो जिनमें ऐसे शब्द हैं जिनमें लिंग, वचन और काल के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है, जिसमें लिंग, वचन और काल इनके कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब हम देखते हैं कि कैसे। जैसे मान लीजिए कहा गया कि लड़की शीघ्रता से जाती है, लड़का शीघ्रता से जाता है, तो लड़का और लड़की में लिंग बदला गया लेकिन शीघ्रता शब्द बदला नहीं गया। लड़की शीघ्रता से जाएगी, अब यहाँ पर क्या हो गया? काल बदल गया हमारा, लेकिन हमारा शब्द नहीं बदला, शीघ्रता वही रह गया। उसके बाद जैसे कहा गया कि लड़कियां शीघ्रता से जाती हैं, तो यहाँ पर भी हमारा वचन बदल गया लेकिन वाक्य में शीघ्रता शब्द नहीं बदला। तो ऐसे शब्द अव्यय कहलाते हैं जिनमें लिंग, वचन और काल के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे प्रति हो गया, भर हो गया, बे हो गया। तो इस तरह के शब्द जहाँ जुड़ जाते हैं वो सभी जो है वो अव्यय शब्द होते हैं। ये अव्यय शब्द हैं और ये जिन शब्दों में जुड़ जाएंगे वे सभी अव्ययी भाव समास कहलाएंगे। जैसे 4-6 उदाहरण हम देख लेते हैं। यथाशक्ति, यथाशक्ति अर्थात जितनी हो शक्ति। या दूसरा शब्द हो गया हमारा तथास्तु। तथास्तु ये संस्कृत का शब्द है लेकिन हिंदी में भी प्रयोग किया जाता है। उसके बाद देखिए भरपेट, कहते हैं ना भरपेट भोजन कर लो। भरपूर, बेमतलब, बेदर्द। तो इस तरह से जो भी शब्द हैं बेमतलब, तो इस तरह के जो शब्द हैं ये शब्द जो है आपके आएंगे अव्ययी भाव समास में। ऐसे शब्द सीधा सा हम लोग जान लें, ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन और काल के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है तो वे अव्यय कहलाते हैं। तो अव्यय शब्द अगर किसी संज्ञा शब्द के साथ जुड़े होंगे तो वो हमारे अव्ययी भाव समास के सामासिक पद होंगे। प्रतिपक्ष, प्रत्येक, इस तरह के जितने भी शब्द होंगे वो सभी अव्ययी भाव समास होंगे। उसके बाद चलिए दूसरा पढ़ते हैं। दूसरा है हमारा तत्पुरुष समास। दूसरा है तत्पुरुष समास। अब तत्पुरुष समास क्या होता है? तत्पुरुष समास वे सामासिक पद हैं जिसमें कारक आते हैं, जिसका अगर हम विग्रह करें तो कारक आते हैं। विग्रह करने पर कारक का प्रयोग होता है। विग्रह करने पर कारक का प्रयोग होता है। कारक का प्रयोग होता है, प्रयोग होगा। लेकिन जानते हैं एक कारक इसमें नहीं आता है, कौन सा? कर्ता कारक। कर्ता कारक को छोड़कर, कर्ता कारक को
छोड़कर। तो कर्ता कारक नहीं आएगा इसमें, बाकी जो है अन्य सभी कारक आएंगे। कारक कितने प्रकार के होते हैं? कारक जो है वो हिंदी में 8 प्रकार के होते हैं, संस्कृत में 6 प्रकार के होते हैं। तो कारक कौन कौन से हैं? कर्ता ने कर्म को करण से, इस तरह हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से कारक हैं। तो कर्ता कारक आएगा ही नहीं इसमें। कर्म कारक क्या है? कर्म कारक करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, और अधिकरण। इसके बाद होता है संबोधन कारक। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं। तो देखिए, जब ये नहीं आता है, क्या कहते हैं, कर्ता कारक, तो संबोधन कारक भी नहीं आता है। लेकिन हम इसको देखते हैं उदाहरण के माध्यम से कि कहाँ पर कैसे कौन सा कारक प्रयोग होगा। जैसे गगनचुंबी एक शब्द है हमारा, गगन चुंबी, यानी आसमान। कर्ता ने कर्म को, कर्म का चिन्ह क्या है? चलिए यहाँ आगे हम लोग पहले चिन्ह लिख लेते हैं तो हमें समझने में ज़्यादा आसानी हो जाएगी। कर्म का चिन्ह को करण से, अपादान के लिए, संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध का, की, के, अधिकरण में और पर। तो हमें ये देखना है कि कैसे हम इसका जब विग्रह करते हैं तो ये हमारे कारक चिन्ह जो है बीच में आ जाते हैं। अब गगनचुंबी का अगर हम विग्रह करते हैं तो ये हो जाता है गगन को छूने वाला, गगन को छूने वाला, यानी कि जो आसमान तक पहुंच जाए, बहुत ऊंचा। दूसरा देखिए, स्वामी भक्त। इस तरह से गगनचुंबी हो गया और स्वर्ग प्राप्ति, स्वर्ग प्राप्ति, तो स्वर्ग को प्राप्त होने वाला। जहाँ पर जब हम विग्रह करेंगे को आएगा तो वहाँ पे जो है तत्पुरुष समास होगा। करण में देखिए, करण का चिन्ह भी से है और अपादान का चिन्ह भी से है, लेकिन दोनों में अंतर है। जैसे हमने कहा कि हम कलम से लिखते हैं तो यहाँ पे के द्वारा का प्रयोग होगा। इस चिन्ह, इसमें क्या होगा? के द्वारा, किसी चीज़ के द्वारा जब हम कोई काम करते हैं तो वहाँ पे करण कारक आता है। और अपादान जो है वो वस्तु को अलग करता है, अलग करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? अलग होने का, अलग होने का यहाँ पर संकेत है, अलग होने का ये संकेत है। जैसे वृक्ष से पत्ता गिरता है तो पेड़ से पत्ता गिरा यानी कि पेड़ से अलग हो गया, तो वहाँ पर अपादान कारक होगा। और हम कलम से लिखते हैं वहाँ पर जो है वो करण कारक होगा। अब इसका एक उदाहरण हम देखते हैं। जैसे नेत्रहीन, रस भरी, ये शब्द जो है नेत्रहीन, यानी कि जिस नेत्रहीन, नेत्र से हीन, इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? नेत्र से हीन। इसी तरह रस भरी, यानी रस से भरी, यानी कि जिसमें जो है बहुत ज़्यादा रस हो वो रस भरी। फिर देखिए, संप्रदान कारक है। संप्रदान कारक
देशभक्ति यानी कि देश के लिए भक्ति। गौशाला, गाय के लिए घर, गाय के लिए शाला। ये जो है इस तरह से देखिए, देशभक्ति क्या हो गया, देश के लिए भक्ति, ऐसी भक्ति जो देश के लिए हो, देश के लिए भक्ति। गौशाला, गाय के लिए शाला। शाला घर का पर्यायवाची शब्द है, शाला मतलब घर होता है, तो गाय के लिए शाला यानी कि गाय के लिए घर। उसके बाद देखिए अपादान कारक का उदाहरण हम लोग देखते हैं, क्या होगा। धनहीन, बलहीन, इस तरह का धनहीन यानी कि धन से हीन, धन से हीन। बलहीन यानी कि बल से हीन। तो इस तरह से देखते हैं कि ये सभी जो है, अगर केवल तत्पुरुष समास पूछा जाएगा तब तो ये सभी आपके तत्पुरुष समास में आएंगे, लेकिन अगर कभी कभी एग्जाम में ऐसे रहते हैं कर्म तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, अपदान तत्पुरुष समास या संबंध तत्पुरुष समास और अधिकरण तत्पुरुष समास। तो अगर इस तरह से नाम से पूछा जाएगा तो आप जब ये उदाहरण को विग्रह करेंगे, अलग करेंगे, तब आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। संबंध कारक जैसे गंगाजल, अन्नदाता, इस तरह के शब्द जो है, गंगा जल यानी कि गंगा का जल, गंगा का जल। अन्नदाता, अन्न का दाता यानी कि अन्न देने वाला, अन्न का दाता। अन्नदाता किसान को कहते हैं, किसान का पर्यायवाची शब्द भी अन्नदाता है। जैसे आप बीती, स्वर्गवासी, इस तरह के शब्द जो हैं वो अधिकरण कारक में आएंगे। आप बीती, आप बीती मतलब आप पर बीती, आप पर बीती। स्वर्गवासी, स्वर्ग में वासी, स्वर्ग में वास करने वाला, स्वर्ग में बसने वाला या स्वर्ग में वासी, स्वर्ग में बसने वाला या स्वर्ग में वासी। तो इस तरह से हमने देखा। अब इसमें हम उन शब्दों को देखते हैं कि जो कारक के लिए प्रयोग किए गए हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, को, से, ये शब्द जो हैं कारक चिन्ह हैं हमारे, ये शब्द कारक चिन्ह है और इन्हीं कारक चिन्हों के कारण ये सामासिक शब्द जो हमने उदाहरण में आपको समझाए हैं, ये सभी तत्पुरुष समास के उदाहरण बनते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कर्मधारय समास। कर्मधारय समास क्या होता है? तीसरा समास है कर्मधारय समास। छह प्रकार के समास हैं जिसमें हम लोगों ने दो समझा, तत्पुरुष समास और अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास कौन सा है? जिसमें प्रथम पद अव्यय होता है, और तत्पुरुष समास जो कारक चिन्हों से युक्त होते हैं। सबसे सीधा सा इसकी पहचान है, कारक चिन्हों से युक्त होते हैं। अब देखिए तीसरा हम लोग देखते हैं कर्मधारय समास। तीसरा है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास की विशेषता क्या है?
कि ये विशेषण और विशेष से मिलकर बने होते हैं। किससे? मुख्य बात क्या है? विशेषण और विशेष से मिलकर बनते हैं, और विशेष से मिलकर बनते हैं। यानी कि इसमें विशेषण दो पद होगा, तो पहला पद विशेषण होगा और दूसरा पद विशेष्य होगा। अब विशेषण और विशेष से क्या होता है, इसको हम लोग देखते हैं। देखिए, विशेषण ऐसे शब्द होते हैं जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। विशेषण ऐसे शब्द होते हैं जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। और विशेष से क्या होता है? विशेष से संज्ञा पद होता है, यानी कि जिस वस्तु की या जिस व्यक्ति की जिसकी विशेषता बताई गई हो वो जो है विशेष से कहलाता है। उदाहरण के तौर पे हम लोग देखते हैं, जैसे नील कमल एक शब्द है, नील कमल। अब नील कमल में देखते हैं कि कमल की विशेषता क्या है कि ऐसा कमल जो नीला हो, यानी नीले रंग का हो। तो कमल संज्ञा शब्द है, इसलिए ये विशेष हो गया और नील इसकी विशेषता है। तो ये जो है नील जो है वो विशेषण हो गया। कर्मधारय समास में इसी तरह से, जैसे पीतांबर, पीतांबर पीला वस्त्र, पीला हो जो वस्त्र, तो वो पीला जो है वो विशेषण हो गया और अंबर जो है वो विशेष हो गया। यानी कि वस्त्र का रंग क्या है? वस्त्र का रंग है पीला, तो पीला जो वस्त्र हो, तो यहाँ पे पीतांबर जो है वो कर्मधारय समास होगा। इसको इस तरह से हम समझते हैं कि दूसरा पद हमेशा संज्ञा होगा और पहला पद जो है वो विशेषण होगा। जैसे महात्मा, महात्मा भी एक शब्द है। देखिए, महात्मा को अगर हम अलग अलग करते हैं तो होता है महान आत्मा, है ना। तो महान आत्मा, महान आत्मा में क्या हो गया कि आत्मा भाववाचक संज्ञा हो गया और महान जो है ये विशेषण हो गया। ये जो है ये विशेष्य हो गया। अब हम लोग चलिए आगे पढ़ते हैं। तीसरा पढ़ लिया हम लोगों ने, अब हम चौथा पढ़ेंगे। चौथा है द्विगु समास। चौथा समास हमारा है द्विगु समास। द्विगु समास जो है ये क्या होता है? ये इसमें प्रथम पद यानी पहला पद जो है वो संख्यावाची होगा। पहला पद है संख्यावाची। संख्यावाची का मतलब क्या है कि पहला पद जो है वो कोई ना कोई अंक होगा। पहला पद जो है वो कोई ना कोई अंक होगा। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसी संख्याएं। जैसे उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं, पहला पद संख्यावाची, मुख्य पहचान इसकी यही है। जैसे हो गया हमारा त्रिनेत्र। त्रिनेत्र यानी कि जिसकी 3 आंखें हो, तो त्रिनेत्र है। चौराहा है, सप्तऋषि, सप्तऋषि यानी कि जहाँ 7 ऋषि हों, जो 7 ऋषियों का समूह है वो सप्तऋषि कहलाएगा। पंचतत्व, पंचतत्व, षटकोण, इसमें देखिए 6 की संख्या आ गई, 5 की आ गई, सप्तऋषि में 7 आ गया। अष्टधातु, 9 ग्रह, अष्टधातु, 9 ग्रह, एकाक्षी,
तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि इन सभी में पहला पद जो है वो संख्यावाची है। तो इसलिए यहाँ पर ये जो है द्विगु समास है। उसके बाद देखिए अगला देखते हैं, पांचवा है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास और भी बहुत आसान है, बहुत आसानी से हमें समझ में आ जाएगा। इसमें जो है दोनों पद के बीच से और शब्द का लोप होता है। दोनों पद के बीच से किसका लोप होता है? और शब्द का लोप होता है। यानी कि जब हम विग्रह करते हैं तो विग्रह करने में वहाँ पे हमें और शब्द ही जोड़ना पड़ता है, यानी और शब्द का लोप होता है। जैसे हमने लिखा माता पिता, माता पिता, तो इसका जब हम विग्रह करते हैं तो क्या हो जाता है? माता और पिता। तो यहाँ पे क्या आया? और आया। इसी तरह से देव दानव, एक शब्द आपका है देव दानव, क्या हो गया? देवता और राक्षस, देवता और दानव, यानी देव और दानव। तो जब भी हम इसका विग्रह करेंगे उदाहरण में, यहाँ से और शब्द का लोप होगा विग्रह करने पर, और शब्द हमें जोड़ना पड़ेगा। इसी तरह बहुत सारे शब्द हैं, ऊपर नीचे, आगे पीछे, भाई बहन, माता पिता, आकाश पाताल, आग पानी। तो बहुत सारे उदाहरण हैं। बस हमको ध्यान क्या रखना है कि जब उसका हम विग्रह करेंगे तो वहाँ पर और शब्द जोड़ देंगे। अगर ऐसा करने पर हमारा वो शब्द सार्थक शब्द है, वहाँ पे सही आ रहा है, तो वहाँ पर जो है द्वंद्व समास में आप आराम से निशान लगा दीजिए, गलत नहीं होगा। अब एक बचा है आपका बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास। अब बहुव्रीहि क्या है? बहुव्रीहि समास जो है वो ऐसा समास होता है, ऐसा सामासिक शब्द होता है कि जैसे कहते हैं ना कि जो दिखता है वो होता नहीं है बहुत बार, तो वही चीज़ इसमें है कि जो शब्द है उसका कोई विशेष अर्थ लिया जाएगा, तो वहाँ पे बहुव्रीहि समास होगा। शब्दों का विशेष अर्थ निकलेगा, शब्दों का विशेष अर्थ, यानी कि जो दिखेगा वो नहीं है, शब्दों का विशेष अर्थ निकलेगा यहाँ पर। तो इसे जो है क्या कहेंगे हम? बहुव्रीहि समास कहेंगे। जैसे हम देखते हैं गजानन, गजानन, तो गजानन यानी कि हाथी के समान मुख वाले। तो हाथी के समान मुख वाले, तो इसका शाब्दिक अर्थ निकल गया, लेकिन इसका विशेष अर्थ क्या निकला? अर्थात गणेश। हाथी के समान मुख वाले अर्थात गणेश। गज के समान मुख वाले, मुख वाले अर्थात गणेश। इसी तरह से चक्रपाणि, चक्रपाणि यानी जिसके हाथ में चक्र हो अर्थात विष्णु। चक्रपाणि। नीलकंठ, नीला हो कंठ जिसका अर्थात शंकर या शिव। दशानन, दस हो आनंद जिसके अर्थात रावण। इसमें और भी कई सारे उदाहरण आएंगे, जैसे बाताबाती, चंद्रमौली, लाठा लाठी,
इस तरह के शब्द जो है वो भी बहुब्रीहि समास के उदाहरण होते हैं। चंद्रमौली, बाता बाती, लाठा लाठी, चंद्रमौली, तो ये सभी उदाहरण जो हैं आपके बहुब्रीहि समास के हैं। अब सभी समास का हम यहाँ पे एक सारांश में आपको मुख्य बातें जो है उसकी यहाँ पर हम लिख देते हैं, जिससे कि समझने में आसानी होगी। पहला हमारा होता है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव, इसका क्या है कि प्रथम पद अव्यय होगा, प्रथम पद अव्यय होगा। फिर दूसरा है हमारा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास, इसमें क्या है कि कारक चिन्हों से युक्त होता है, कारक चिन्हों से युक्त होता है। तीसरा है आपका कर्मधारय समास। कर्मधारय समास, कर्मधारय में क्या होता है, विशेषण और विशेष्य। पहला पद विशेषण होगा और दूसरा पद आपका विशेष्य होगा। अब क्या है ये तो डिटेल में पहले बता चुके हैं, ये केवल सारांश में इसलिए दे रहे हैं कि इससे अच्छे से याद हो जाएगा। फिर द्वंद्व समास है, द्विगु समास। द्विगु में क्या होगा, प्रथम पद संख्यावाची, प्रथम पद संख्यावाची, यानी कि कोई ना कोई संख्या आएगी। फिर है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या होगा, बीच से और शब्द का लोप होगा, बीच से और शब्द का लोप होगा। उसके बाद है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास में क्या होगा, शब्दों का विशेष अर्थ लिया जाएगा, शब्दों का विशेष अर्थ लिया जाएगा, यानी जो दिखता है वो होता नहीं है, विशेष अर्थ निकलेगा, निकलेगा या लिया जाएगा, जो दिखेगा वो नहीं है, आपको इसका विशेष अर्थ मिलेगा। तो इस तरह से हमने पूरा समास आपको एक वीडियो में ही समझाने का प्रयास किया है। मुझे ऐसा लगता है कि आसान शब्दों में बताने का प्रयास किया है, आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया होगा तो वीडियो एक बार दो बार देखेंगे, आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए अगले वीडियो में नए विषय के साथ पुनः मिलते हैं।